नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी ने भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर दिया जोर। साल 2047 तक विकसित भारत को लेकर कहा, केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कई मुख्यमंत्रियों से की अनौपचारिक बातचीत। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जापान गई भारतीय प्रतिनिधिमंडल मिशन के सफल समापन के बाद दक्षिण कोरिया के लिए टीम हुई रवाना। रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही कनिमोशी ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का सच आया दुनिया के सामने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का नहीं करता समर्थन, सब करते हैं आतंकवाद की निंदा। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को दी मान्यता। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने तय समय से 8 दिन पहले ही दे दी दस्तक। 16 साल बाद समय से 8 दिन पहले पहुंचा केरल। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसा मॉनसून। और इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल बने टेस्ट टीम के कप्तान। ऋषभ पंत होंगे उप कप्तान। लंबे समय बाद करुण नायर की हुई टीम इंडिया में वापसी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिस्ट गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत बनाना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर शहर विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। और नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
अगली खबर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता वितरित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने और उससे ज्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। राज्य सरकार इनका दायित्व लेती आई है। हमारी भाजपा की सरकार बनने में इनकी अहम भूमिका रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ओडिशा में माताओं, बहनों और वन उत्पाद से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। ओडिशा में ये आदिवासी अध्युषित जिलाओं में, विशेष करके वेस्टर्न ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता के प्लकर रहते हैं। उसके साथ साथ उससे थोड़ा ज़्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित ये लोग हैं। इनकी दायित्व राज्य सरकार लेते आई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके प्रति हमारी उत्तरदायित्व भी रही है। आगे देखेंगे बुलेटिन में कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में राजनेताओं, रशियन फेडरेशन काउंसिल सहित गणमान्य लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। हम पूरी दुनिया को ये संदेश देने आए हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं। वो नया प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन हम वैश्विक मंच पर उसकी नापाक चेहरे को बेनकाब करने के लिए यहाँ आए हैं। Continued to spread false propaganda. So finally, India had no choice but to respond. But when India responded, we responded responsibly. We made sure that no civilians were affected. The military bases were unharmed. We only targeted hubs where the terrorists were harbored and where they were being trained. And we also passed the message to the military and the government in Pakistan. और कनिमोझी ने बताया कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो हमने जिम्मेदारी से जवाब दिया। हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक प्रभावित ना हो, सैन्य ठिकानों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। Our exchange of ideas, and it was a very great opportunity to explain the stand of India. I'm sure you're all aware of the recent happenings in India. On April 22nd, 26 tourists in Kashmir were shot dead by terrorists who had infiltrated into Indian territory, terrorists from Pakistan, and they shot 26 people dead in front of their families, in front of the children. और इससे पहले रूस पहुंचे भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रतिनिधिमंडल रूस में पहुंचा है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल, वो वहां पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। डीएमके की सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया है भारत की बात को रखने के लिए, भारत के रुख को रखने के लिए। तो इसी दौरान यह जो प्रतिमा है, इस पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। और उधर जेडीयू के नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अपने जापान मिशन के सफल समापन के बाद दक्षिण कोरिया के लिए जापान से रवाना हो गए। वहीं भाजपा के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। इससे पहले यह दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्यांग, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। तो दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा के सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी 5 देशों के लिए रवाना हुआ। यह दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद यह दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। और अब आगे की बड़ी खबरों में, बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी अंगद सिंह चंदोक को सीबीआई अमेरिका से भारत लेकर आई है। सीबीआई ने 24 जुलाई 2014 को बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि अंगद सिंह चंदोक और उसके परिवार के सदस्यों ने धोखाधड़ी करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ 2016 में भारत छोड़कर विदेश चला गया ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके। अंगद और उसके परिवार को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे।
सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से 22 मार्च 2017 को अंगद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अमेरिका से भारत पहुंचने पर सीबीआई ने अंगद सिंह को 23 मई 2025 को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद अंगद सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सीबीआई परिवार के अन्य सदस्यों के प्रत्यर्पण की भी कोशिश में जुट गई है। अगली खबर, भारत के पूर्वोत्तर भाग की सबसे उज्जवल संभावनाओं को सामने लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक खाका तैयार किया है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री से इस बारे में खास बातचीत की है। स्किलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस के लिए क्या तैयारी है केंद्र सरकार की। देखिए, एआई पे ऑलरेडी ग्लोबल वर्कफोर्स में सेकंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है और फ्यूचर ऑफ स्किल रिपोर्ट जो अभी आई थी दैट प्लेस्ड इंडिया एट द टॉप एक्सेलॉन ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो स्किल लेवल है हमारे एक एवरेज वर्कर का इंडिया में, स्टूडेंट का, यंग पर्सन का, वो काफ़ी हाई है। और इसी को देखते हुए चाहे सेमीकंडक्टर मिशन हो, चाहे आपका एआई मिशन हो, वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम उसको कैसे सप्लीमेंट और सपोर्ट करें थ्रू स्किलिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे फॉर्मल स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं। और इसलिए अभी हमने स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस एक प्रोग्राम तैयार किया है। एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, स्कूल्स में के माध्यम से अभी पायलट को हम लॉन्च करेंगे और 1 लाख बच्चों की वो हम सुविधा देंगे, प्योरली ऑनलाइन कोर्स एंड असेसमेंट रोल्ड इन विद क्रेडिट। ये कब से आप प्लान कर रहे हैं? अभी वी स्टिल एट द फेज ऑफ प्लानिंग एंड वर्किंग इट आउट। अभी आपने एक बात बोली कि 50% एजुकेशन और 50% अप्रेंटिसशिप, तो उसका किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो हमें ये प्रावधान करती है और हमें ये ताकत देती है और हमें कहती है कि हम अब जो आँखों पे पट्टी बांध के जो एक है ना, पहला जो पुराना एक शिक्षा पद्धति थी उसको बदलें। तो कौशल विकास का एक तरह से एक इंटीग्रेशन आपके फॉर्मल ढांचों में बेहद ज़रूरी हो जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम में उसका इंक्लूजन ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ तो एनसीईआरटी व्यापक सुधार कर रहा है, नई किताबों को लॉन्च कर रहा है, हर स्तर पे एक उद्यमिता की एक सोच को विकसित करने के लिए और उसके पीछे कौशल को तैयार करने के लिए प्रयास है और पहल की जा रही है। बाकी हमारे पीएमकेवीवाई को भी स्किल हब्स के माध्यम से स्कूल्स में भी हम कोर्सेज, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभी अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, चैलेंज है बिकॉज लोकल एंटरप्राइजेज नहीं है। स्किलिंग वैक्यूम में नहीं हो सकता, स्किल सिर्फ सरकार नहीं कर सकती जब तक इंडस्ट्री के साथ तालमेल नहीं होगा, वरना इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि आपने जो स्किल किया वो गलत किया है, वो हम रोज़गार इसको नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार और उद्यमिता, ये एक मेल है। तो एक भी पहलू को हम इग्नोर करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की अपनी टोपोग्राफी के कारण, इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण डिफ़िकल्टीज़ थी, उनको ओवरकम करने के लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की राज्य सरकारें भी पहल कर रही हैं। काफ़ी सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं और उनसे भी हम सीखते हैं। जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो कुछ नया मुझे देखने को मिलता है। तो आपने सुना कौशल विकास मंत्री को, पूर्वोत्तर के लिए सरकार की एक योजना है और उसके तहत तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन राणा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब एक बड़ी खबर झारखंड से, जहां लातेहार में पुलिस की एक टीम ने जेजेएमपी समूह के 2 नक्सली नेताओं को मार गिराया, जिनमें उसका प्रमुख और जोनल प्रमुख भी शामिल है। दोनों नक्सलियों पर 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे सभी सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ा दिन है। जेजेएमपी का नक्सली समूह अपने सुप्रीमो पप्पू लोहरा के साथ हिंसा भड़काने के लिए लातेहार थाना क्षेत्र में एकत्र हुआ था, तो वहीं दूसरा पुलिस दल जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। उसी दौरान नक्सली समूह ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में काफी देर तक चली और बाद में पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, जहां 2 शव बरामद किए गए और एक अन्य नक्सली घायल हो गया। शवों की पहचान पप्पू लोहरा के रूप में हुई है, जो नक्सली समूह का प्रमुख है और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि मारा गया दूसरा नक्सली प्रभात गंझू है, जो नक्सली समूह का जोनल कमांडर था। प्रभात गंझू के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। उग्रवादियों के जो है शव बरामद किए गए और एक उग्रवादी जो है उसके पैर में गोली लगी थी, उसे वहाँ से कस्टडी में लिया गया, डिटेन किया गया। प्रारंभिक जब उसकी शिनाख्त की गई सोर्सेस के द्वारा तो उसमें ये पता लगा कि ये पप्पू लोहरा जो कि जेजेएमपी का सुप्रीमो है, जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम किया गया था, उसके रूप में शिनाख्त की गई। और साथ ही प्रभात गंजू जो कि एक सब जोनल कमांडर था और जिस पे 5 लाख का इनाम घोषित था, उसके रूप में भी दूसरे शव की शिनाख्त की गई। अगली बड़ी खबर गुजरात से, जहां एटीएस ने बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने के आरोप में सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी साझा कर चुका था। बात मौसम की। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। ये कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसके साथ ही मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले ही केरल में पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर गोवा में भी 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में, कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार सरयू के जमथरा घाट पर किया गया। मुखाग्नि शहीद के पिता जंग बहादुर तिवारी ने दी। इस दौरान सेना के अफसरों ने शहीद के पिता को ढांढस बंधाया। इससे पूर्व शहीद के आवास से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के अधिकारियों ने जमथरा घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पूर्वोत्तर सीमा पर सिक्किम में ड्यूटी पर थे। शशांक पानी की तेज धार में अपने डूबते हुए साथी जवान को बचाने के प्रयास में शहीद हो गए। हमारे महानगर के शशांक जी का जिस तरह से शहादत हुई है, उससे पूरा महानगर, सभी यहाँ के लोग, सभी महानगर वासी सभी दुखी हैं। ये हमारे महानगर की अपूर्णीय क्षति हुई है और जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों के प्राण बचाने के लिए हमारे इस नौजवान अफसर की शहादत हुई है, वह वीरता और साहस का भी एक अनुपम उदाहरण है। मैं पूरे महानगर के तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हमें जाने के बाद
शशांक त्रिपाठी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिस तरह से अपने एक साथी को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे शौर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।